नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट नर्सिंग क्लासेस में। आज की क्लास में नर्सिंग ऑफिसर सीएचओ स्टाफ नर्स स्पेशल नेक्स्ट प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए रिवर्सिबल मॉर्फोलॉजिकल चेंज। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिवर्ती रूपात्मक परिवर्तन का उदाहरण है? फाइब्रोसिस, atrophy, cellular swelling and necrosis. Correct answer is option C, cellular swelling या कोशिकीय शोथ। ये उदाहरण होता है किसका? रिवर्सिबल मॉर्फोलॉजिकल चेंज का। क्योंकि हम लोग देखते हैं यदि हमारे बॉडी में कहीं किसी कोशिका में जब इन्फ्लामेशन आ जाती है, तो जब इन्फ्लामेशन का कारण हट जाता है तो पुनः हमारी त्वचा पुरानी स्थिति में आ जाती है, इसलिए इसको रिवर्सिबल मॉर्फोलॉजिकल चेंज बोला जाता है। अब अन्य ऑप्शन जो यहाँ पर दिए गए हैं जैसे कि फाइब्रोसिस, तो फाइब्रोसिस होता क्या है? एक इरिवर्सिबल चेंज है। एक बार हो गया तो पुनः अपनी बैक की जो पोजीशन थी उसमें नहीं जा पाता है और ये पुरानी चोट के कारण होने वाला एक चेंज होता है। सेकंड जो ऑप्शन दिया गया एट्रोफी या सोस, ये लंबे समय तक या पोषण की कमी के कारण होने वाला रोग होता है और ये भी जनरली क्या है? प्रतिवर्ती या रिवर्सिबल नहीं होता है। और डी ऑप्शन है नेक्रोसिस। तो नेक्रोसिस भी इस प्रकार से होता है कि इसमें सेल की डेथ हो जाती है, तो सेल अपने पुराने फॉर्म में वापस नहीं आ पाती है और उसका जो ओरिजिनल शेप एंड साइज है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसलिए यहाँ पर केवल एक ऑप्शन ही ऐसा सही है, सेलुलर स्वेलिंग या कोशिकीय शोथ, जो कि रिवर्सिबल मॉर्फोलॉजिकल चेंज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इज एडमिनिस्ट्रेड ड्यूरिंग एन एंजाइना अटैक बाय विच रूट। यहाँ पर कुछ छूट गया है, तो यहाँ पर एक ड्रग दी जाती है नाइट्रोग्लिसरीन। तो वो कैसे दी जाती है? एंजाइना अटैक के दौरान आपको यह बताना है। IV, SC, LM, सबलिंगुअली करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अच्छी तरह आप लोगों को जानकारी होगी कि जब अचानक अटैक आ जाए, हार्ट अटैक आ जाए, एंजाइना का अटैक आ जाए, तो नाइट्रोग्लिसरीन सबलिंगुअली यानी कि जीभ के नीचे दिया जाता है, जिससे कि होता क्या है कि जो जीभ के नीचे ब्लड का फ्लो अत्यधिक मात्रा में होता है, जल्दी से ड्रग अवशोषित हो करके जो मसल्स हैं, हार्ट मसल्स हैं, उनको ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ा सके। तो इस प्रकार से यह जो विधि होती है सबलिंगुअली, यह तेजी से असर करती है, मींस फास्ट एक्टिंग होती है और दर्द में तुरंत राहत मिल जाती है। इसलिए यहां पर आंसर करेक्ट होगा ऑप्शन डी, सबलिंगुअली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द फर्स्ट नर्सिंग इंटरवेंशन बाय ए नर्स ड्यूरिंग ए मायोकार्डियल इंफार्क्शन। मायोकार्डियल इंफार्क्शन के दौरान एक नर्स के द्वारा प्रदान किया जाने वाला प्रथम नर्सिंग हस्तक्षेप क्या है? चेस्ट पेन को कम करना, रिलीव चेस्ट पेन, पोषण को मेंटेन करना, मेंटेन न्यूट्रिशन, चिंता को कम करना, रिड्यूस एंजाइटी, यूरिन आउटपुट को इंप्रूव करना, इंप्रूव यूरिन आउटपुट। जब बात होती है मायोकार्डियल इंफार्क्शन की, तो यहाँ पर जो फर्स्ट नर्सिंग इंटरवेंशन होता है यह होता है कि जो चेस्ट पेन हो रहा है उसको कम करना। इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो MI के दौरान होता क्या है कि जो हार्ट होता है, हम लोग जानते हैं अच्छी तरह से कि हार्ट हमारा 4 चैम्बर होता है और इसमें अटैक के दौरान, मायोकार्डियल इंफार्क्शन के दौरान हृदय को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलती है और जो मसल्स हैं वो डिस्ट्रॉय होने लगती हैं, उनकी क्षति होने लगती है हृदय की मांसपेशियों की। इसलिए जो नर्स की प्राथमिकता होगी वो होगी चेस्ट पेन को कम करना,
जिससे कि ऑक्सीजन डिमांड घटे और हृदय को जो और भी आगे क्षति होने वाली है उससे बचाया जा सके। इसके साथ साथ क्या होता है कि दर्द कम करने से रोगी की जो एंजाइटी है, चिंता है, जब दर्द व्यक्ति का कम हो जाएगा तो एंजाइटी या चिंता, डर, भय ये ऑटोमेटिक रूप से अपने आप या स्वयं ही कम हो जाता है। इसलिए यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा, चेस्ट पेन को कम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस हीलिंग की प्रक्रिया में कोलेजन का संश्लेषण होता है? इन विच फेज ऑफ वुंड हीलिंग डज कोलेजन सिंथेसिस अकर? इन्फ्लामेटरी फेज, हीमोस्टेसिस फेज, ग्रेनुलेशन फेज, मैचुरेशन फेज। यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कोलेजन इन विच फेज ऑफ वुंड हीलिंग। तो जब किसी व्यक्ति को घाव हो जाता है तो एक प्रोसेस के द्वारा हुआ घाव भरा जाता है, वुंड हीलिंग होती है और उसमें कोलेजन फाइबर घाव भरने में सहायता करते हैं। तो यहाँ पर जो हीलिंग की प्रक्रिया में कोलेजन का जो संश्लेषण होता है यह होता है ग्रेन्युलेशन फेज में। तो इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। ग्रेन्युलेशन फेज के दौरान घाव भरने की प्रक्रिया में फाइब्रोब्लास्ट सक्रिय हो जाते हैं और ये कोलेजन का संश्लेषण करते हैं जो नए कनेक्टिव टिश्यू के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। यह चरण घाव को भरने, नए रक्त वाहिकाओं के बनने, जिसे कहते हैं एंजियोजेनेसिस, और टिश्यू रिपेयर की शुरुआत का संकेत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, थोरेसिक स्पाइन का पीछे की ओर झुकाव कहलाता है। The backward curvature of the thoracic spine is called lordosis, kyphosis, osteomyelitis, osteoporosis। इस प्रकार से नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है स्पाइन का। जब ये स्पाइन इस प्रकार से पीछे की ओर झुक जाए, इस प्रकार से यहाँ पर ये स्पाइन पीछे की ओर झुक जाए तो इसको क्या बोला जाता है? तो इसको हम लोग बोलते हैं काइफोसिस। इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाता है और हिंदी में इसको कुबड़ापन भी कहते हैं। और ज्यादातर आप लोगों ने देखा होगा कि जो वृद्ध पेशेंट होते हैं वो झुक करके इस प्रकार से चलते हैं, तो यह होता है थोरेसिक स्पाइन का पीछे की ओर झुकाव। काइफोसिस वह स्थिति है जिसमें थोरेसिक स्पाइन असामान्य रूप से पीछे की ओर झुक जाती है, जिससे व्यक्ति की मुद्रा झुकी हुई दिखाई देती है। यह विकृति अक्सर बुजुर्गों में देखी जाती है और यह ऑस्टियोपोरोसिस या अन्य अस्थिर रोगों के कारण भी हो सकता है। तो ऐसा है कि यह ऑस्टियोपोरोसिस के कारण भी हो सकता है या कोई अन्य जो भी डिजीज है हड्डी से संबंधित उनके कारण भी हो सकता है। यहाँ पर जो और भी ऑप्शंस दिए गए थे जैसे लॉर्डोसिस, तो लॉर्डोसिस मीन्स होता है लंबर स्पाइन की असमान आगे की ओर वक्रता। ऑस्टियोमाइलिटिस होता है हड्डियों का इन्फेक्शन और ऑस्टियोपोरोसिस आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कैल्शियम की कमी से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और टूटने लगती हैं, ब्रिटल हो जाती हैं। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन इसमें बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, टिटेनी का कारण है। टिटेनी इज कॉज्ड बाय हाइपरथायराइडिज्म, हाइपोथायराइडिज्म, हाइपर पैराथायराइडिज्म एंड हाइपोपैराथायराइडिज्म। टिटेनी का जो कारण होता है यह होता है, मेनली देखा जाए बेसिकली टिटेनी का जो स्वाभाविक कारण है यह कैल्शियम की कमी से होने वाली ये समस्या होती है। और जब बात कैल्शियम की हो तो पैराथायराइड ग्रंथि हमारे शरीर में कैल्शियम के स्तर को कंट्रोल करने का काम करती है। तो इस प्रकार से इस पैराथायराइड ग्रंथि से एक हार्मोन निकलता है जिसको हम लोग बोलते हैं पीटीएच, पैराथायराइड हार्मोन। और हाइपोपैराथायराइडिज्म में यह पीटीएच का लेवल क्या हो जाता है? कम हो जाता है। जब पीटीएच का लेवल कम हो जाएगा तो कैल्शियम का लेवल भी गिर जाता है। जब कैल्शियम कम हो जाता है बॉडी में तो उससे टिटेनी हो सकती है। तो इस प्रकार से डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7,
विच ऑफ द फॉलोइंग लैब फाइंडिंग्स इज मोस्ट कंसिस्टेंट विद एक्यूट डीआईसी? कौन सा प्रयोगशाला निष्कर्ष एक्यूट डीआईसी मींस डिससेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोआगुलेशन के साथ सबसे अधिक सुसंगत है? डिक्रीज्ड फाइब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट prolonged PT and APTT with thrombocytopenia, increased fibrinogen level, elevated platelets count. करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन बी, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के साथ लंबे समय तक पीटी और एपीटीटी मींस प्रोलॉन्ग्ड पीटी एंड एपीटीटी विद थ्रोम्बोसाइटोपिनिया इसका सही आंसर है। तो अब बात करते हैं डिससेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोआगुलेशन की। यह बहुत ही एक सीवियर कंडीशन होती है जिसमें शरीर में क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग होने लगती है, ब्लड क्लॉटिंग होने लगती है और ब्लीडिंग भी होने लगती है। तो इसमें कुछ चेंजेस देखे जाते हैं, जैसे कि प्लेटलेट्स काउंट होगा, ये प्लेटलेट काउंट डाउन हो जाता है और प्रोथ्रोम्बिन टाइम ये बढ़ जाता है। फाइब्रिनोजन डिग्रेडेशन जो डी डाइमर में क्या होता है, वृद्धि हो जाती है और फाइब्रिनोजन का लेवल भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, फाइब्रिनोजन का स्तर घट जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसमें हम लोगों ने देखा तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया भी है और पीटी भी बढ़ा हुआ है, एपीटीटी भी बढ़ा हुआ है। तो ये सभी लक्षण डिससेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोआगुलेशन के होते हैं। Next, question number 8. Which of the following hormones is not used in the treatment of cancer? कैंसर के उपचार में कौन सा हार्मोन उपयोग में नहीं लिया जाता है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टिन एंड थायरॉक्सिन। करेक्ट आंसर होगा इसका। यहाँ पर जो थायरॉक्सिन हार्मोन होता है यह कैंसर के ट्रीटमेंट में या कैंसर की जो हार्मोन थेरेपी होती है उसमें प्रयोग नहीं किया जाता है। शेष यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं जैसे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है, तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स से ये जो पहला ऑप्शन दिया गया है यह ब्लड कैंसर में जो सूजन है उसको कम करने के लिए यह यूज किया जाता है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन यह भी ब्रेस्ट और लेडीज में जो ब्रेस्ट कैंसर होते हैं या गर्भाशय के कैंसर होते हैं उनमें इनका प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ मीनियर्स डिजीज? मीनियर्स डिजीज के उपचार हेतु कौन सी दवाई दी जाती है? एंटीएमेटिक, एंटीहिस्टामिनिक, डायूरेटिक्स, एंटी कन्वल्जेंट। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, डायूरेटिक्स। तो मिनियर्स डिजीज बात हो रही है, तो मिनियर्स डिजीज ये जो डिजीज होती है यह डिजीज मिनियर्स डिजीज इंटरनल ईयर की एक डिसऑर्डर है जिसमें व्यक्ति को क्या चक्कर आना, घूमना, इस प्रकार से कान में आवाज सुनाई देना और कान में भारीपन महसूस होता है। तो ये मिनियर्स डिजीज के प्रमुख लक्षण होते हैं। अब इसमें होता क्या है कि इसका जो मुख्य कारण होता है कि कान में क्या होता है, अंदरूनी कान में एक फ्लूइड भरा रहता है जिसको बोला जाता है एंडोलिम्फ। तो एंडोलिम्फ में जब असंतुलन हो जाएगा, इम्बैलेंस हो जाएगा, तो ये सभी समस्याएं देखने को मिलेंगी। क्या क्या समस्याएं? वर्टिगो, टिनाइटस और भारीपन, सुनने में कमी, ये सभी कारण देखने को मिलेंगे और ये मीनियर्स डिजीज के लक्षण होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि डायूरेटिक्स, अब डायूरेटिक्स जैसे कि हाइड्रोक्लोरथाइजाइड जैसे डायूरेटिक क्या करते हैं कि फ्लूइड रिटेंशन को, तो डायूरेटिक्स का काम ही होता है मूत्र को अधिक बनाना। जब यूरिन अधिक बनेगा तो बॉडी में जहां भी फ्लूइड रिटेंशन हो रहा है तो वो रिटेंशन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जब रिटेंशन कम हो जाता है तो जो इंटरनल ईयर है उसमें एंडोलिम्फ का जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा। जब ये प्रेशर हमारा संतुलित हो जाएगा तो ऑटोमेटिक मीनियर्स डिजीज ठीक हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्कैबीज किस प्रकार की बीमारी? स्किन डिजीज, ईयर डिजीज, आई डिजीज या बोन डिजीज? तो जाना पहचाना हो सकता है क्वेश्चन आपके लिए, क्योंकि
स्कैबीज एक त्वचा की बीमारी है, ज्यादातर लोग इसको समझते भी हैं और हमारे आसपास इसका काफी कुछ इन्फेक्शन देखा भी जाता है। तो स्कैबीज एक संक्रामक त्वचा रोग है। संक्रामक मीन्स ऐसा है कि इसको यदि किसी घर में किसी एक सदस्य को है तो मान के चलिए कि यदि उसको सही ट्रीटमेंट नहीं किया गया है, किसी ने उसके कपड़े वगैरह यूज किए, तो दूसरों को होने की, जो फैमिली मेंबर्स है उनको होने की पूरी पूरी संभावना होती है। और इसका जो परजीवी होता है, पैरासाइट होता है, ये एक खटमल होता है जिसको सार्कोप्टेस स्कैबी बोला जाता है, सार्कोप्टेजिस स्कैबी। तो ये क्या करता है कि जो त्वचा होती है, स्किन होती है, इस पर छोटे छोटे दाने पैदा करता है और उन दानों में क्या होती है, खुजली होती है। तो इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, त्वचा की बीमारी।